नमस्कार सभी को। हम आज फिर से शुरू कर रहे हैं टेंस के सारे पार्ट्स। हमने टेंस पे एक कंसेप्ट यूनिट बनाया था और वह जो कंसेप्ट यूनिट था उसमें हमने ये पूरी तरह से जान लिया था कि टेंस कैसे बनते हैं, टेंस कहाँ से आते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की कॉम्बिनेशन से कौन सा टेंस बनता है। तो जो टेंस बन रहे थे उनकी संख्या टोटल 12 थी, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस, इन तीनों ही टेंसेस के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। और वो 4 एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं हम एक एक करके आज शुरू कर रहे हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी। और सबसे पहले ले रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस? तो ये प्रेजेंट का ही पार्ट है, प्रेजेंट का पार्ट है। इसका मतलब वर्तमान के अंदर जितने भी घटनाएं हो रही हैं उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं। लेकिन कौन सी घटना को इंडेफिनिट में लिख सकते हैं, यानी कि कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिसको हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही लिख सकते हैं या फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज करके लिख सकते हैं। तो ऐसी घटनाएं कौन सी होती हैं? बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो कि पास्ट की होती हैं या फ्यूचर की होती हैं। तो उनमें फिर फ़र्क क्या होता है? उनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? जैसे हम देखें कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं कि जो पास्ट में हो चुकी होती हैं, लेकिन जो पास्ट में हो चुकी होती हैं उसमें फिर हमें ये देखना पड़ता है कि वो अगर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन जाती हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती है, हालांकि वो घटना हो चुकी होती है उसके बावजूद भी। और दूसरा, जैसे कोई फ्यूचर की ऐसी घटना है जो कि फ्यूचर में होने वाली है, लेकिन वो एक तरह का एक ऑफिशियल प्रोग्राम है, मान लो ऑफिशियल प्रोग्राम मान लो, या फिर कोई शेड्यूल टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग कोई फिक्स्ड काम हो रहा हो, तो फिर वह भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती हैं। तो ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं, ऐसे कौन से ट्रूथ्स हैं और ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जिनके बारे में सेंटेंस बनाते समय इंग्लिश में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने होते हैं, और उनकी पहचान के और क्या ऐसे संकेत हो सकते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर दोनों ही सेंटेंस कैसे बनते हैं, यानी कि अफर्मेटिव जो कि असर्टिव होता है उसके 2 भाग होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको भी नेगेटिव बनाया जा सकता है। तो उनके फॉर्मूलाज कैसे बनेंगे और हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं, कौन से सब्जेक्ट्स के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का केवल जब यूज होता है तब उसमें कब एस लगाया जाता है और कब ई एस लगाया जाता है। तो पूरी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज क्लियर कर देंगे और इसमें कोई डाउट आपका बाकी नहीं रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू या डज। अब डू किन सब्जेक्ट के साथ आता है और डज किन सब्जेक्ट के साथ आता है उनको हम पहले देख लेते हैं। तो इसमें जो डू हेल्पिंग वर्ब हैं ये होती हैं प्लूरल फॉर्म में, यानी कि ये बहुवचन के रूप में होती हैं, और डज जो होती हैं ये सिंगुलर फॉर्म में होती हैं, यानी कि ये एक वचन के रूप में होती हैं। अब जो प्लूरल फॉर्म में है उनको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है, और जो सिंगुलर जो फॉर्म में है उनको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लूरल वाले सब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो प्लूरल वाले सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, या फिर कोई प्लूरल नाउन, यानी कि किसी का नाम जो किसी एक का ना होकर के 2 या 2 से ज़्यादा हो, तब इनके साथ हमेशा डू का यूज़ होता है। ये प्लूरल माने जाते हैं। और इसके अंदर आपने देखा होगा कि ये जो आई हैं ये होता सिंगुलर हैं, लेकिन इनके साथ भी ये एक ध्यान रखना है, ये एक ऐसा अपवाद है क्योंकि इसके साथ हमेशा डू का यूज़ होगा, डज का नहीं। बाकी जितने भी जो सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन या किसी का नाम, तो उसके साथ हमेशा डज का यूज होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ आई, वी, यू, दे और किसी प्लूरल नाउन के साथ होता है, और डज का यूज़ जो है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ होता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है तब ये पूरा बन जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, क्योंकि सिंपल टेंसेस जितने भी होते हैं उन सब में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अब हम देखते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन, यानी कितने प्रकार के सेंटेंस एक टेंस में बन सकते हैं। तो एक टेंस के अंदर कम से कम 6 प्रकार के सेंटेंस बन सकते हैं। जी हाँ, लेकिन ये 6 क्यों हो गए? 6 इसलिए हुए क्योंकि जब इनको नेगेटिव बनाया जाता है तो नेगेटिव कैसे बनाया जाता है उसका फॉर्मूला अलग हो जाता है, केवल इस एक टेंस में और एक पास्ट सिंपल में, इन दोनों में ही ऐसा होता है, हर जगह ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब उसमें कभी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। इसमें आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं और उसके साथ कभी कभी एस और ई एस लगाते। कब लगाते हैं ये भी मैं क्लियर करूँगा। और फिर ऑब्जेक्ट और फिर शेष बचा हुआ भाग और अंत में फुल स्टॉप लगा देते हैं। लेकिन जब इसके बाकी जितने भी सेंटेंस के फॉर्मूलाज बनेंगे उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। केवल एकमात्र अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा है जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं लगानी होती है। अब हम देख लेते हैं कि एस या फिर ई एस कब लगाना होता है। तो हमने देखा कि जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर वाले हो, सिंगुलर वाले कौन से? ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन, तब इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस लगाना है या ई एस लगाना है। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो भी आप देख सकते हैं डू के साथ ई एस लगा हुआ है। इसीलिए इसके अंदर जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी उसमें आपको ई एस या एस लगाना है। ई एस कब लगाना है? ई एस तब लगाना है जब वह मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो एस या डबल एस या एस एच या फिर सी एच या ओ से ख़त्म हो रही हो या एंड हो रही हो, तब हमेशा इसके अंत में ई एस जोड़ेंगे, अन्यथा केवल एस जोड़ेंगे। तो यही फॉर्मूला है जो आप सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने में यूज़ करते हैं। जैसे कि बस को बसेज कर देते हैं, ई एस जोड़ देते तो प्लूरल बन जाता है। उसी प्रकार इसमें मेन वर्ब में भी ऐसा ही करना है कि जब ये मेन वर्ब एस, डबल एस, एस एच, सी एच या ओ से जब एंड हो रही हो तब इसके पीछे ई एस जोड़ना होता है, अन्यथा केवल एस जोड़ना होता है। कब? जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन हो तब, अन्यथा जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो उस समय न तो एस जोड़ना है न ही ई एस जोड़ना है, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला कैसा बनेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस, अब जितने भी सेंटेंस के फॉर्मूले हैं उन सब में हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जैसे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर नॉट को हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले रखना है, नॉट को मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले रखना है, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव बनाना होता है तब हमें क्या करना होता है? हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना होता है। बस इंट्रोगेटिव बनाने का ये एक ही रूल है। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में हमेशा अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव एक प्रकार का क्वेश्चन होता है। अब इंट्रोगेटिव को जब नेगेटिव करना हो तो भी नॉट को मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले ही रखना है, बाकी शेष जो हैं वो सेम रहेगा और अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब इंट्रोगेटिव 2 टाइप के होते हैं। एक तो इंट्रोगेटिव हमने ये देखा, एक इंट्रोगेटिव ऐसा होता है जो WH वर्ड से शुरू होता है। ये WH वर्ड से शुरू नहीं होता, ये केवल हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में दिया जाता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होता है और उसका आंसर या तो यस मिलता है या नो मिलता है। जबकि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं दिया जाता। इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर पूरा दिया जाता है, क्लियर दिया जाता है, विद रीज़न दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है? उसमें केवल सबसे पहले WH वर्ड आ जाता है, शेष जो नियम है वो सेम है, शेष फॉर्मूला सेम रहेगा, जो कि हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अंत में जो है वो क्वेश्चन मार्क रहेगा। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं इसको भी अगर नेगेटिव बनाना हो तो नॉट को कहाँ रखना है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से
पहले रखना है। तो इस प्रकार आपने देख लिया होगा कि 6 टाइप के जो फॉर्मूले बनते हैं, इसमें ये 6 तो केवल बनाए गए हैं, लेकिन फॉर्मूले 2 ही हैं, एक अफर्मेटिव का और एक इंट्रोगेटिव का। और उसी को जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो फिर वो फॉर्मूला बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इन सभी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने 2 सब्जेक्ट लिए हैं। 2 सब्जेक्ट कौन कौन से लिए हैं? एक सिंगुलर लिया है जो कि राम लिया है, और एक लिया है प्लूरल की जगह जो कि आई लिया है। अब इनके साथ हम देख लेते हैं कि एक सेम सेंटेंस लिया है हम, सेम मैन वर्ब लेकर के बनाया है, गो यानी जाना से। तो जब इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं तो अफर्मेटिव कैसे बनेगा, उसका नेगेटिव कैसे बनेगा, उसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, ताकि हम इन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देख सकें कि ऐसे सेंटेंस जब हमें बनाने हो किसी और सब्जेक्ट के साथ तो फिर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। जब राम सब्जेक्ट है तो राम सिंगुलर है, इसीलिए मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना होता है। ओ आया इसीलिए ई एस लगेगा, तो राम गोइज टू स्कूल, आप देख सकते हैं। और जब सब्जेक्ट आई लिया तो फिर हमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ना तो एस लगाना है ना ई एस लगाना है, तो सेंटेंस केवल बनेगा आई गो टू स्कूल। इस प्रकार इसको नेगेटिव बनाना है तब हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो ये देखो, राम के साथ हमेशा सिंगुलर के साथ डज लगता है, तो राम डज, और फिर नॉट को हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले रखना है, तो पहले रखा, और अंत में से शेष जो बचा हुआ वाक्य है वो राम डज नॉट गो टू स्कूल, यानी कि राम स्कूल नहीं जाता। इस प्रकार के जो ये सेंटेंसेस होते हैं इनका हिंदी में अर्थ निकलता है जाता है, करता है, आता है, पीता है, खाता है, मतलब कि जो रेगुलर काम होते रहते हैं। अब आई के साथ जब हम इसको बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी, वो सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, जिसका आंसर जो है वो यस या नो में दिया जा सकता है। तो राम के साथ बनेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगी, तो डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई था इसलिए डू का यूज हुआ, यहाँ पे राम था इसलिए डज का यूज हुआ। मेन रूप से आपको यही देखना है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी है। अब हम देखते हैं जब इसी को नेगेटिव बनाएंगे इंट्रोगेटिव को, तो नॉट को कहाँ रखेंगे, तो मैन वर्ब के पहले रखेंगे, मैन वर्ब के पहले रखेंगे। आप देख सकते हैं डज राम नॉट गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं जाता है। डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अब है वो क्वेश्चन जो होता है WH वर्ड से स्टार्ट, और ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर पूरा दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले WH वर्ड आ जाता है। WH वर्ड जैसा कि आप जानते हैं WH वर्ड बहुत सारे होते हैं जो क्वेश्चन करने में काम आते हैं, जैसे व्हाट है, वाई है, व्हेन है, विच है, हु है, whom है, वेयर है। तो इस प्रकार हमने ये वेयर लिया है। वेयर डज राम गो टू, राम कहाँ जाता है। देखो इसमें पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले ही आएगी। राम कहाँ जाता है, वेयर डू आई गो टू, मैं कहाँ जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार इसी को जब नेगेटिव बनाना हो तो बनेगा वेयर डज राम नॉट गो टू। नॉट को कहाँ रखना है, मेन वर्ब से पहले ही रखना है। वेयर डू आई नॉट गो टू, मैं कहाँ नहीं जाता हूँ। तो इस प्रकार आपने समझ लिया होगा कि जो 6 फॉर्मूले थे उन 6 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमने ये सेंटेंस बनाए हैं। एक ही सब्जेक्ट को लेकर के सिंगुलर के रूप में हमने राम को लिया था, प्लूरल के रूप में हमने आई को लिया था। आप इनकी जगह ओ सब्जेक्ट लगा करके भी ऐसे सेंटेंस और दूसरी किसी मैन वर्ब लेकर के ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब ये तो थी एक जनरल या फिर एक सिंपल बात जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में सीखी जाती है। अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो वास्तविक यूज होता है वो किस प्रकार के फैक्ट्स कहने में होता है, या किस प्रकार के ऐसे ट्रूथ हैं, किस प्रकार की ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी बातें हैं जिनको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बता सकते हैं, किसी और टेंस में नहीं बता सकते। अब हम उनके बारे में देखेंगे, और उनके बारे में देखने से पहले हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ कौन सी बातों को कहने में होता है। तो यूसेज की सारी लिस्ट हमने तैयार की है
और हम एक-एक करके देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर कौन-कौन से फैक्ट कहे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हमेशा वो रेगुलर एक्टिविटीज़ यानी कि जो एक्टिविटीज़ हमेशा होती रहती हैं, जो कि वर्तमान में पहले भी होती थी, अब भी होती हैं, आगे भी होती रहेगी, इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं हैं उनको बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही वाक्य बनाया जाता है। और इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनमें हमेशा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज होता है। जी हाँ, इसमें ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, इसी का यूज होता है। ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, ये आप देख सकते हैं। ऑलवेज हमेशा, डेली रोज़ाना, ऑफ्टन प्राय, समटाइम्स कभी कभी, नेवर कभी नहीं, सेल्डम कभी कभार, नेचुरली स्वाभाविक रूप से, जनरली सामान्यतः, यूजुअली सामान्यतः, फ्रिक्वेंटली बारंबार, रेयरली कभी कभार, एवरी टाइम हर समय, एवरी डे हर दिन, एवरी वीक हर सप्ताह, एवरी मंथ हर महीने, एवरी ईयर हर साल, ऑन संडेज यानी प्रत्येक संडे पर। तो इस प्रकार की जितनी भी ये जो एडवर्ब्स होती हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे रेगुलरली हो सकती हैं, इरेगुलरली भी हो सकती हैं, तो उनका यूज़ हमेशा इस प्रकार की रेगुलर एक्टिविटीज़ कहने में होता है। और तो आप समझ सकते हैं कि इनका यूज़ ज़्यादातर प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। नेक्स्ट ऐसा हमारा यूसेज है वो है हैबिचुअल एक्शंस। अब हैबिचुअल एक्शंस जो हैं मतलब ऐसे कोई कार्य जो हम हमेशा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी है, तो वो भी हम करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। इसलिए इस प्रकार की बातें बताने के लिए भी हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही वाक्य बनाने होते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि ऐसे सार्वभौमिक सत्य जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, तारे टिमटिमाते हैं। इस प्रकार की जितनी भी खगोलीय घटनाएं हैं जो पहले भी होती थी, अब भी होती, आगे भी होती रहेगी, इसका मतलब ये चीज़ें हमेशा परमानेंट हो चुकी हैं और इनको बताने के लिए भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। इसी प्रकार है साइंटिफिक फैक्ट्स यानी वैज्ञानिक सत्य, और मैथमेटिकल फैक्ट्स यानी कोई गणितीय तथ्य। तो गणितीय तथ्य और वैज्ञानिक जो तथ्य हैं वे भी हमेशा ये प्रूव कर दिए गए हैं कि ये चीज़ें इसी प्रकार की नेचर में होती थी, आगे भी होती रहेगी। इसका मतलब ये भी चीज़ें परमानेंट है, ये एक प्रिंसिपल, एक थियोरी बन चुकी हैं और इसीलिए उन बातों को बताने के लिए भी हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही वाक्य बनाने होते हैं। नेक्स्ट है इनहेरेंट क्वालिटीज़। कुछ लोगों में, जीवों में या प्राणियों में एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है, तो वो जन्मजात प्रवृत्ति के कारण ऐसा कार्य करते ही रहते हैं, इसलिए वो भी एक परमानेंट चीज़ है और वो बताने के लिए भी हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करना होता है। फिर कोई कोटेशन किसी ने बोला है तो वो भी, और कोई प्रोवर्ब्स बन चुकी हैं तो ऐसी कौन सी प्रोवर्ब्स है, कौन से ऐसे कोटेशन हैं, उनको भी हमेशा उसको किसने कहा है वो सेंटेंस हमेशा हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है न्यूज़पेपर हेडलाइंस। न्यूज़पेपर हेडलाइंस में आपने देखा होगा कभी फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी आ सकता है और पास्ट में क्या हुआ है वो भी आ सकता है, लेकिन उसकी जो हेडलाइन बनाई जाती हैं वो ज़्यादातर प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाई जाती हैं, तो वो भी हम देखेंगे। उसके बाद है प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, मतलब हिस्ट्री की कोई ऐसी घटना है और हिस्ट्री की घटना तो हो चुकी है, तो उसको जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने, किसी को समझा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, और बताते समय हम उसको एक विविध डिस्क्राइब करते हैं, विविडली करते हैं, मतलब कि सजीव तरीके से उसका जब वर्णन करते हैं तब हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में करते हैं कि उसके बाद ऐसा होता है, उसके बाद ये वो करता है। तो इस प्रकार जो हिस्टोरिकल इवेंट की बातें हैं वो भी हम प्रेजेंट करते समय उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। फिर है रनिंग कमेंट्रीज़। अब रनिंग कमेंट्रीज़ जितनी भी हैं, यानी कि कोई खेल हो रहा है, कोई गेम हो रहा है और उसके अंदर कुछ बातें चल रही हैं, मतलब कुछ घटनाएं जो स्थिति परिवर्तित हो रही हैं, तो उसको बताने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है परमानेंट स्टेट। और परमानेंट स्टेट का मतलब है कोई स्थायी स्थिति, दशा या हालत बन चुकी है किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति की, तो उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। और लास्ट ऐसा यूसेज है प्लान्ड और शेड्यूल्ड ऑफिशियल प्रोग्राम्स,
यानी कुछ ऐसे ऑफिशियल फिक्स्ड प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि अधिकारी वर्ग के ऐसे हमेशा फिक्स प्रोग्राम होते हैं, तो वह फिक्स प्रोग्राम जो होते हैं उसी टाइम पर नियत होते हैं, हालांकि वो फ्यूचर में होने वाले होते हैं, तो भी हम उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखते हैं। तो इस प्रकार इन सब का हम एक एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, और एग्जाम्पल देखने के बाद आपके लिए ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि इन प्रकार के यूजेस का कैसे सेंटेंस बनते हैं इनके ऊपर। तो इससे जितने भी सेंटेंस है आप भी इनको प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बनाने का ट्राई करें। सबसे पहले हैं वी गो टू सिनेमा एवरी वीक। अब देखो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है एवरी वीक, यानी प्रत्येक सप्ताह। प्रत्येक सप्ताह क्या होता है, हम सिनेमा जाते हैं। तो ये एक प्रकार की रेगुलर एक्टिविटीज़ बन चुकी हैं, और रेगुलर एक्टिविटी है इसीलिए इसमें फ्रीक्वेंसी वाला ये वर्ड भी यूज़ हुआ है एवरी वीक। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसमें रेगुलर एक्टिविटी है और इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखा गया है, जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है। चूँकि वी के साथ मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगी अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसमें एस या ईएस नहीं लगेगा। सेकंड सेंटेंस है शी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। वह हमेशा सत्य बोलती है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ऑलवेज आया है। ऑलवेज इसलिए आया है क्योंकि ये इसकी आदत पड़ चुकी है कि वो हमेशा सत्य बोलती हैं। तो ये एक हैबिचुअल एक्शन है और हैबिचुअल एक्शन हमेशा जारी रहेगा, इसीलिए ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखा हुआ है, जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है द अर्थ रिवॉल्वर्स राउंड द सन, यानी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है। तो रिवॉल्वर ये जो वर्ब है इसमें पीछे ईएस लगा है, क्योंकि जो अर्थ है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए पीछे एस लगा है। तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, और यूनिवर्सल फैक्ट है इसलिए ये होता ही रहेगा। नेक्स्ट है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी जो है वो 100 डिग्री पर बॉईल करता है या उबलता है। तो बॉयल भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसके पीछे एस लगा है, क्योंकि वाटर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है या साइंटिफिक फैक्ट है, क्योंकि ये साइंस ने प्रूव किया है कि ऐसा होता है और ऐसा होता रहेगा, इसलिए ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है 2 and 2 मेक 4, यानी 2 और 2 4 होते हैं। तो 2 और 2 4 होते हैं, ये एक मैथमेटिकल फैक्ट है, और मैथमेटिकल फैक्ट है इसका मतलब ये चीज़ 2 और 2 पहले भी 4 होते थे, अब भी होते हैं, आगे भी होते रहेंगे। इसका मतलब ये स्थिति भी फिक्स्ड हो चुकी है, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होगा, और इसीलिए ये मेक जो है फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, यानी कि ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार या लगभग नहीं काटते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सेल्डम का यूज हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड है, और बाइट जो है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये एक प्रोवर्ब भी है। तो कुछ ऐसी प्रोवर्ब्स होती हैं जो फिक्स हो चुकी हैं, जो जिस टेंस में है उसी में रहती है। नेक्स्ट है पेरेंट्स लव दियर चिल्ड्रन, यानी कि माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। तो ये प्रेम पहले भी करते थे, अब भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो ये जो लव की फॉर्म है मेन वर्ब की वो फर्स्ट फॉर्म है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एक इनहेरेंट क्वालिटी है जो माता पिता में ये मूल प्रवृत्ति होती है कि वो अपने बच्चों से प्रेम करेंगे। जैसे कि एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, तो ये भी एक प्रकार की इनहेरेंट क्वालिटी है, और ऐसे सेंटेंसेस को भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखते हैं। नेक्स्ट है गांधी सेज वर्क इज वर्शिप। गांधी कहते हैं कि वर्क इज वर्शिप है, यानी कि कार्य ही पूजा है। तो अब गांधी कहते हैं, ये देखो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा हुआ है गांधी सेज, तो ये किसी का कोटेशन है। तो कोटेशन भी जब हम लिखते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं कि उसको कौन कह रहा है। नेक्स्ट है इंडिया विंस T20 वर्ल्ड कप। इंडिया जो है वो T20 वर्ल्ड कप, अब देखो इसमें लिखा है कि विंस यानी जीतता है, जबकि वो जीतता ही नहीं। ये एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, और न्यूज़पेपर की हेडलाइन है इसलिए ये जीत चुका है। इसमें लिखा है कि इंडिया है वो जीत चुका है। इंडिया विंस T20 वर्ल्ड कप, इंडिया है वो T20 वर्ल्ड कप जीत गया। तो ये
पास्ट की बात है, लेकिन ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, इसीलिए इसको किस में लिखा गया है, इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा गया है। नेक्स्ट है चेतक जंप्स ओवर अ डिग एंड फॉल्स डाउन। यहाँ पे लिखा है कि जो चेतक घोड़ा है वो जंप करता है एक डिग के ऊपर से, एक खाई के ऊपर से, और फिर फॉल्स डाउन यानी गिर जाता है। तो ये एक हिस्ट्री का इवेंट है, और हिस्ट्री का जो इवेंट है उसको हम किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब प्रेजेंट करते हैं तब हम उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हुआ है। जंप जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और पीछे एस लगा है, और फिर से यहाँ एंड के बाद फॉल यानी गिरना और पीछे एस लगा है, गिरता है। इस प्रकार इसका अर्थ भी निकलता है। नेक्स्ट है धोनी हिट्स द बॉल टू द बाउंड्री, यानी कि जो धोनी है वो बॉल को हिट करता है बाउंड्री पर। इसका मतलब ये कोई खेल, ये जो गेम, जो मैच है वो चल रहा है और उसके अंदर एक रनिंग कमेंट्री चल रही है। तो जो कमेंट्री रनिंग हो रही है उसके अंदर जब भी बताया जाता है कि क्या हो रहा है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताया जाता है। इसीलिए यहाँ पर हिट के साथ एस लगा है, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आया है जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। नेक्स्ट है माई हाउस फेसेस ईस्ट, मेरा जो घर है वो पूर्व की तरफ है, ईस्ट की तरफ है। ईस्ट की तरफ उसका चेहरा है, उसका फेस है, तो मतलब सामने वाला हिस्सा है। तो ये फेस जो है ये फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ एस लगा है। क्यों? क्योंकि ये एक परमानेंट सिचुएशन है, परमानेंट स्टेट है मेरे घर की, और ये घर की स्टेट वैसी ही रहेगी। इसीलिए जो परमानेंट स्टेट वाली बातें हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती हैं। नेक्स्ट है स्कूल रीओपन्स ऑन मंडे, स्कूल जो है वो मंडे को रीओपन होंगे। अब देखो मंडे अभी तक आया नहीं है, मंडे को ओपन होंगे, इसका मतलब ये फ्यूचर की बात है, लेकिन ये एक फिक्स शेड्यूल है। मतलब ये एक ऑफिशियल प्रोग्राम होता है, ऑफिशियल प्रोग्राम जितने भी होते हैं वो हमेशा फिक्स टाइम पर होते हैं, और इस प्रकार के सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं। इसीलिए इसमें रीओपन जो वर्ब है उसके साथ एस लगाया, क्योंकि स्कूल जो है वो क्या है, वो सिंगुलर हैं, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स जयपुर टुमारो, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो टुमारो यानी कल, ये देखो फ्यूचर की बात है, कल जयपुर में आएंगे, लेकिन यहाँ लिखा आते हैं। तो आते हैं क्यों लिखा है? आते हैं इसलिए लिखा है क्योंकि ये भी एक ऑफिशियल प्रोग्राम है, ये भी एक फिक्स्ड प्रोग्राम है, और जो फिक्स प्रोग्राम होता है, ऑफिशियल प्रोग्राम होता है जो कि नहीं अधिकारी लोगों का, उनका हमेशा निश्चित रहता है, वो उसी समय पर ये कार्य होता है। और ऐसे भी जो फ्यूचर में होने वाले हैं उनको भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। तो अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि ऐसे कौन से फैक्ट है, ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जो फ्यूचर के होते हुए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्यों लिखते हैं। आपको ये कभी डाउट हुआ भी होगा, कभी एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आए होंगे जिसमें मेन वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी होती है, और करेक्ट फॉर्म में आप देखते टुमारो देख के सीधा फ्यूचर के अकॉर्डिंग आप विल शैल का यूज़ करके फर्स्ट फॉर्म भर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो आज से ये ध्यान रखना है इन सारे यूसेज को कि ये कितने यूसेज होते हैं जिनमें जो इनकी जो बातें हैं वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती हैं। और उसके बाद आप इनकी और भी एक्सरसाइज और भी ऐसे वाक्य बना करके इसकी पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि ये पूरी तरह से आपके जहन में उतर जाए और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसके बाद कभी आपके लिए कोई डाउट या फिर कन्फ्यूजन पैदा ना करें। थैंक यू।